देश का तनाव अब कुछ ज्यादा ही बढ़ चुका है और वजह है इंडिया पाकिस्तान के बीच बढ़ती टेंशंस। वी आर विद द इंडियन फोर्सेस एंड इंडियन गवर्नमेंट ऑन दिस क्रूशियल टाइम। लेकिन जैसा कहते हैं कि द शो मस्ट गो ऑन। एज अ लीगल मीडिया हाउस हम भी अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे कि आप तक देश में होने वाली लीगल बैटल्स की अपडेट पहुंचाते रहें। व्यूअर्स, आपने कुछ समय पहले ये देखा होगा कि कैसे जुडिशरी पर एक बड़ी उंगली उठाई गई थी और उसे करप्शन के लिए एक्यूज किया गया था। जी हाँ, ये वही मामला है जहां दिल्ली हाई कोर्ट के एक सिटिंग जज के घर से बंडल ऑफ कैश मिला जब उनके घर में फायर ब्रोक आउट हुई। इस इंसिडेंट के बाद सबकी नजरें इस बात पर थी कि अब जुडिशरी इस सिचुएशन से कैसे निकल कर आती है। लेकिन कुछ ऐसा हुआ जिसने सभी की सोच को पीछे छोड़ दिया। आउटगोइंग चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया संजीव खन्ना के टेन्योर खत्म होने से पहले ही इस मामले को एक अंतिम पड़ाव मिल चुका है। दिल्ली की हवाओं में आज एक और नया झटका जुडिशरी के एक ऊंचे मन से आया है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया संजीव खन्ना ने आज एक अहम कदम उठाते हुए जस्टिस यशवंत वर्मा के खिलाफ 3 जजेस के पैनल की रिपोर्ट को राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री को फॉरवर्ड कर दिया है। बिना किसी अनाउंसमेंट के भी ये कदम इतना बड़ा है कि कानून के कॉरिडोर्स में काफी कुछ समझा जा रहा है। एक सीनियर एडवोकेट ने बताया, नाम न बताने की शर्त पर, कि ये सिर्फ एक रिपोर्ट फॉरवर्ड नहीं की गई है, ये एक संकेत है कि कुछ तो बहुत सीरियसली गलत हुआ है। लेकिन क्या आपको लगता है कि जस्टिस यशवंत वर्मा को कड़ी सजा मिलेगी? सीजेआई द्वारा रिपोर्ट को फॉरवर्ड करने के बाद क्या एक्शन उनके अगेंस्ट लिया जा सकता है? ये सवाल अब सबके मन में है। तो चलिए इस वीडियो में इसी गुत्थी को सुलझाते हैं और जानते हैं कि जस्टिस वर्मा का फ्यूचर क्या होल्ड करता है। अगर थोड़ा रिकैप करें तो जस्टिस यशवंत वर्मा के ऑफिशियल रेजिडेंस से कुछ अनऑथराइज करेंसी नोट्स की रिकवरी की बात कही गई थी। शुरू में लग रहा था कि ये अफवाह हो सकती है, लेकिन जैसे जैसे इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ी वैसे वैसे इसमें दम नजर आया। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने एक इन हाउस इंक्वायरी इनिशिएट की जिसमें तीनों मेंबर्स, जस्टिस शील नागू फ्रॉम पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट, जस्टिस जे संधावालिया फ्रॉम हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट और जस्टिस अनु शिवारमन फ्रॉम कर्नाटका हाई कोर्ट ने पूरा मामला इन्वेस्टिगेट किया। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने जब रिपोर्ट को प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर तक भेज दिया तो कानूनी एक्सपर्ट्स का कहना है कि इसका सीधा मतलब ये है कि तीनों जजेस की कमेटी ने एलिगेशंस को सच पाया है। दूसरा, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने जस्टिस वर्मा को या तो रिजाइन करने या फिर वॉलंटरी रिटायरमेंट लेने को बोला होगा, लेकिन जस्टिस वर्मा ने इन दोनों चीजें करने से इनकार कर दिया है। अब ये सब कुछ एक कोर्टरूम ड्रामा जैसा लग रहा है, लेकिन असली ड्रामा तो अब शुरू हुआ है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया किसी भी कंप्लेंट को पहले स्क्रूटनी के लिए देखते हैं। अगर उन्हें कंप्लेंट फ्रिवोलस या नॉन सीरियस लगती है तो वो उसे फाइल कर देते हैं, लेकिन अगर उन्हें लगता है कि इसमें कुछ दम है तो वो चीफ जस्टिस ऑफ रिस्पेक्टिव हाई कोर्ट से रिस्पांस मांगते हैं और अगर उनको भी कंप्लेंट सीरियस लगे तब एक 3 जज कमेटी बनाई जाती है। ये प्रोसीजर सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के वीरास्वामी 1991, रविचंद्रन अय्यर 1995 और एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज 2015 में डिफाइन किया गया है। एक रिटायर्ड हाई कोर्ट जज ने कहा कि जुडिशरी के अंदर अकाउंटेबिलिटी का ये इंटरनल मैकेनिज्म एक तरह से सेल्फ क्लिंजिंग प्रोसेस है। तो अब सोचने वाली बात है कि इस पूरे इंसिडेंट के बाद जस्टिस वर्मा का फ्यूचर क्या हो सकता है। आपको बता दूं कि रिपोर्ट 3 तरह की फाइंडिंग्स दे सकती है। पहला, कि एलिगेशंस में कोई दम नहीं है। दूसरा, एलिगेशन सीरियस हैं और जज की रिमूवल की प्रोसीडिंग्स इनिशिएट होनी चाहिए। और तीसरा, कि एलिगेशंस हैं लेकिन इतने सीरियस नहीं है कि जज को हटा दिया जाए। एक्सपर्ट्स मानते हैं कि इस सिचुएशन में सेकंड ऑप्शन के चांसेस ज्यादा लगते हैं। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर को रिपोर्ट भेजकर यही दिखाया है कि उन्होंने जुडिशियल वर्क भी जस्टिस वर्मा से विड्रॉ कर लिया है। अब बॉल पॉलिटिकल कोर्ट में है, यानी कि पार्लियामेंट के पास। पार्लियामेंट के इम्पीचमेंट ड्रिल की अगर बात करें तो जज को हटाने का प्रोसेस इतना सिंपल नहीं होता। आर्टिकल 124 और 217 के तहत जज को सिर्फ पार्लियामेंट के द्वारा रिमूव किया जा सकता है, वो भी प्रूव्ड मिसबिहेवियर या इनकैपेसिटी के बेसिस पर। इस प्रोसेस में 100 लोकसभा या 50 राज्यसभा मेंबर्स को इम्पीचमेंट नोटिस देना पड़ता है। उसके बाद एक कमेटी बनती है जिसमें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया या कोई सुप्रीम कोर्ट जज, एक हाई कोर्ट चीफ जस्टिस और एक ज्यूरिस्ट होते हैं। अगर कमेटी एलिगेशंस को प्रूव्ड मान ले तो मैटर पार्लियामेंट में जाता है, जहां पर 2/3 मेजोरिटी चाहिए होती है, जिसके बाद जज अपनी तरफ से रिप्रेजेंटेशन भी दे सकता है। व्यूअर्स, जब एक बार पार्लियामेंट ये पास कर दे तो प्रेसिडेंट फाइनल ऑर्डर इशू करता है। ये एक इकलौता केस नहीं है जो इस पड़ाव तक आया हो। इससे पहले जस्टिस सौमित्रा सेन का केस सबको याद ही होगा। 2011 में मिस एप्रोप्रिएशन के एलिगेशंस उनके ऊपर लगे थे।
जब उन्होंने रिजाइन करने से इनकार किया तब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने प्राइम मिनिस्टर को लिखा था, लेकिन इम्पीचमेंट से पहले ही उन्होंने रिजाइन कर दिया था, इसीलिए प्रोसेस ड्रॉप हो गया। जस्टिस वी रामास्वामी के केस में भी इम्पीचमेंट वोट पास नहीं हो पाया था, इसीलिए वो बचे रहे। लेकिन उनके बाद से जुडिशरी और सोसाइटी दोनों की आंखों में अकाउंटेबिलिटी का सवाल उठता रहा। काफी केसेस में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने एक्शन लिया, लेकिन पार्लियामेंट ने नहीं। जस्टिस नारायण शुक्ला का केस इसका एक क्लासिक एग्जाम्पल है। इन हाउस कमेटी ने सीरियस एलिगेशंस फाइंड किए। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर को रिपोर्ट भी भेजी, लेकिन इम्पीचमेंट प्रोसेस इनिशिएट नहीं हुआ। जज ने बिना जुडिशियल वर्क के रिटायरमेंट ले ली और पूरी सैलरी भी मिली। 2023 में उन पे सीबीआई ने एफआईआर फाइल की थी। एक लीगल स्कॉलर ने प्रश्न उठाया है कि क्या ये अकाउंटेबिलिटी है या एक साइलेंट सेटलमेंट। ध्यान देने वाली बात है कि यशवंत वर्मा के केस में एक और सवाल उठता है कि क्या जुडिशरी के अंदर अपने ही लोगों के खिलाफ इंक्वायरी फेयर होती है। कुछ एक्सपर्ट्स कहते हैं कि इंटरनल इंक्वायरी एक बैलेंस्ड अप्रोच है। एक लॉ ऑफिसर का कहना है कि लेकिन जब सिस्टम के अंदर ट्रांसपेरेंसी और एक्शन मिसिंग हो तो पब्लिक का ट्रस्ट खत्म हो जाता है। ये भी देखा गया है कि कई बार जजेस को रिजाइन करने के लिए कहा जाता है और वो क्वाइटली चले जाते हैं, लेकिन फिर भी फुल बेनिफिट्स मिलते हैं। क्या ये सही है? आने वाले समय में अगर पार्लियामेंट ने ये मैटर उठाया तो जस्टिस वर्मा पे इम्पीचमेंट मोशन आ सकता है, लेकिन इसमें पॉलिटिक्स भी इन्वॉल्व होती है। रूलिंग पार्टी की इच्छा के बिना ये प्रोसेस आगे नहीं बढ़ सकता। जैसे कि एक फॉर्मल जज ने ही कहा है कि ये एक टेस्ट केस है, नॉट जस्ट फॉर जुडिशरी बट फॉर डेमोक्रेसी। क्या पार्लियामेंट सच में जुडिशरी को अकाउंटेबल बनाएगी या सब कुछ ढूंढ कर छुपा दिया जाएगा? जस्टिस वर्मा का केस सिर्फ एक इंडिविजुअल जज का इशू नहीं है, ये जुडिशरी की इंटीग्रिटी का टेस्ट है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया संजीव खन्ना ने तो अपना काम कर दिया, अब राष्ट्रपति और संसद का नंबर है। क्या हम एक नई मिसाल देखने जा रहे हैं या एक और एग्जाम्पल ऑफ साइलेंस इज द सॉल्यूशन? जैसे कि एक वकील का कहना है, जज पे इल्जाम हो और इन्वेस्टिगेशन हो चुकी हो तो फिर न्याय सिर्फ एक ऑप्शन नहीं जरूरत बन जाता है। क्या आपको लगता है कि पार्लियामेंट इस बार कदम उठाएगी? ये सब कुछ फिर से दबे पांव गुजर जाएगा? शेयर योर ओपिनियन इन द कमेंट सेक्शन एंड कीप फॉलोइंग लॉ चक्रा। हेलो लॉ लवर्स एंड जस्टिस सीकर्स, वेलकम टू लॉ चक्रा। हम आपके लिए लेकर आए हैं कुछ बहुत ही एक्सक्लूसिव। इंट्रोड्यूसिंग लॉ चक्रा प्राइम मेंबरशिप, जो आपको देगा एक्सक्लूसिव एक्सेस लाइक नेवर बिफोर। यानी कि फुल इनसाइडर एक्सेस, वो भी बस घर बैठे। यही नहीं, प्राइम मेंबर को मिलेगा एक्सेस टू एक्सक्लूसिव इंटरव्यू सेशन विथ रिनाउंड जजेस, लीगल एक्सपर्ट्स एंड लॉयर्स। ऐसे इनसाइट्स जो आपको कहीं और नहीं मिले। इसी के साथ अगर आप कभी सोचे कि हम कैसे लेकर आते हैं आपके लिए ये लीगल अपडेट्स, तो इसके लिए भी प्राइम मेंबर्स के लिए है हमारे पास एक स्पेशल स्नीक पीक बिहाइंड द सीन्स ऑफ लॉ चक्रा। ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन से लेकर ब्लूपर्स तक सब कुछ। इन शॉर्ट, मोर कंटेंट, मोर अपडेट एंड मोर एनालिसिस। पॉलिटिकल लीगल कंट्रोवर्सीज हो या इन डेप्थ लीगल सेशंस, सब कुछ आपको मिलेगा एट वेरी मिनिमल प्राइस। बनिए लॉ चक्र की प्राइम मेंबर और अनलॉक कीजिए फुल पोटेंशियल ऑफ लीगल नॉलेज। अभी ज्वाइन कीजिए।